शादी के दिन का माहौल पूरे मोहल्ले और परिवार के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि आज अंश और प्रार्थना के जीवन का सबसे खास दिन था। सुबह से ही घर में रौनक फैली हुई थी। किचन में ताजे तले पकोड़ों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। आंगन में ढोल नगाड़ों की गूंज गूंज रही थी और मेहमानों की हंसी ठिठोली हर कोने को खुशियों से भर रही थी। मंडप को ताजे और रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ झालरों की चमक दमक थी और लोग मानो किसी फिल्मी सीन का हिस्सा बन गए हों। पंडित जी वेदमंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अग्नि की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और अंश प्रार्थना 7 फेरे लेने की तैयारी कर रहे थे। अनुपमा की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। यह वही लम्हा था जिसका उसने सालों से इंतजार किया और जिसके लिए उसने अपने जीवन में न जाने कितने संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन जिंदगी का नियम ही यही है कि जब आप सोचते हैं कि सब ठीक हो गया है, तभी कोई अप्रत्याशित मोड़ आपको चौंका देता है। ठीक उसी वक्त जब पंडित जी ने अंश और प्रार्थना को फेरे शुरू करने का निर्देश दिया, तभी बाहर से अचानक एक अजीब सी हलचल और कानाफूसी की आवाजें आने लगीं। कुछ मेहमान उत्सुकता से दरवाजे की ओर बढ़े और धीरे धीरे दरवाजा खुला। तभी अंदर कदम रखा एक ऐसे शख्स ने जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा स्तब्धता और हैरानी से भर गया। वो था वनराज शाह। सालों से सबको यही लगा था कि वनराज इस दुनिया में नहीं रहा। एक पुरानी दुर्घटना के बाद उसकी कोई खबर नहीं आई थी और वक्त के साथ लोगों ने मान लिया था कि वो कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन आज इस खास और शुभ दिन पर उसकी अचानक एंट्री ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। मोतीबा बिना समय गंवाए उसकी तरफ दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी और भावुकता के आंसू बहने लगे। अंश भी अपनी जगह से उछलकर उठा और दादू के पैर छूने दौड़ा। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और उसने कहा, अब मेरी शादी पूरी हो गई दादू, आपका आशीर्वाद मिल गया। लेकिन जैसे ही अंश ने ऊपर देखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दादू की आंखें जब अनुपमा की ओर मुड़ी तो उनमें वही ठंडक और पुरानी नफरत झलक रही थी जो सालों पहले थी। एक पल के लिए भी उन्होंने अनुपमा को अपनाने का संकेत नहीं दिया। ये देख अंश के मन में हलचल मच गई। उसे समझ आ गया कि वक्त बीतने के बावजूद दादू के दिल में मां के लिए कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन अब अंश वो मासूम बच्चा नहीं था जो दादू की हर बात मान ले। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो दादू और मां दोनों से प्यार करेगा, लेकिन किसी एक के पक्ष में होकर दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। शादी की रस्में आगे बढ़ी, लेकिन वनराज की मौजूदगी ने पूरे माहौल में एक अदृश्य तनाव पैदा कर दिया। पाखी और तोशु, जो लंबे वक्त से अपने पिता से दूर थे, अब अचानक उनके पास आने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अब वनराज पहले से भी ज्यादा अमीर हो चुका था। इन सालों में उसने बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाया, ढेरों पैसा कमाया और आलीशान जिंदगी जीने लगा। उसकी एंट्री महंगी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े, चमचमाते गहने और मेहमानों के लिए महंगे गिफ्ट्स के साथ हुई, जो उसकी रईसी की साफ गवाही दे रहे थे। लेकिन उसके दिल में परिवार के लिए कोई सच्ची मोहब्बत या अपनापन नहीं था। उसका असली मकसद अनुपमा को फिर से हराना था। सालों पहले अनुपमा की सफलता ने उसके अंदर गहरी कड़वाहट भर दी थी, जो आज भी जिंदा थी, और अब उसका निशाना था अनुपमा की आने वाली डांस चैंपियनशिप, वो मंच जिस पर अनुपमा अपनी मेहनत और जुनून के बल पर जीत दर्ज करने वाली थी। वनराज ने मन ही मन तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर वो उसे जीतने नहीं देगा, और उसने अपनी चालें बुननी शुरू कर दी। वो गुपचुप इवेंट ऑर्गेनाइजर से मिला, कुछ जजों के साथ निजी बैठकें की और उनके मन में शक के बीज बो दिए। उसने अफवाहें फैलवाई कि अनुपमा की जीत पहले से तय है, ताकि लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठाएं। अनुपमा को इन चालों की आहट मिल चुकी थी, लेकिन इस बार उसने चुप रहने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वह अब पहले वाली अनुपमा नहीं थी जो अन्याय सहकर खामोश रहती थी। इस बार उसके साथ उसकी बेटी राही थी, जो सालों की दूरी के बाद मां के करीब आ चुकी थी। शादी की तैयारियों के दौरान राही ने अपनी मां का समर्पण, संघर्ष और सच्चाई देखी थी और अब वो पूरी तरह से उसकी ताकत बन चुकी थी। अंश ने भी दादू की मंशा भांप ली थी। उसे साफ दिख रहा था कि दादू के मन में मां के लिए नफरत अब भी जिंदा है, लेकिन इस बार अंश ने मन में कसम खाई कि वो हर हाल में मां का साथ देगा, चाहे सामने उसका अपना दादू ही क्यों न हो। शादी का माहौल ऊपर ऊपर से हंसी और रौनक से भरा था, लेकिन भीतर ही भीतर हर कोई वनराज की वापसी से हिल चुका था और किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ एक हल्की हंसी की आवाज आई और कॉल कट गया, लेकिन ये हंसी मानो आने वाले तूफान का इशारा दे गई थी। अगली सुबह अंश और प्रार्थना के घर में शादी के बाद की पहली पूजा थी। सब लोग तैयार होकर आंगन में इकट्ठा थे। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी थी। तभी बाहर से एक अनजाना आदमी आया और अनुपमा को एक कागज थमा गया जिसमें साफ लिखा था,
अगर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया तो अंजाम बुरा होगा। अनुपमा ने पढ़ते ही समझ लिया कि यह वनराज की करतूत है। वो जानती थी कि यह सिर्फ डराने की कोशिश है, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगी। उसने वो कागज मोड़कर पर्स में रख लिया और किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन राही जो चुपचाप माँ की हर हरकत देख रही थी, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रात में उसने अंश से कहा, मुझे लग रहा है कि पापा वनराज फिर से वही करने वाले हैं जो सालों पहले किया था। अंश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूं, लेकिन इस बार हम माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस बीच वनराज ने अपनी चालें तेज कर दी। आयोजकों को महंगे गिफ्ट्स और डोनेशन देकर उसने जजों के बीच अफवाह फैलाई कि अनुपमा की उम्र अब डांस के लिए नहीं है और वो सिर्फ ड्रामा करके जीतना चाहती है। चैंपियनशिप के दिन बैकस्टेज सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अनुपमा की ड्रेस में किसी ने हल्की सी कटिंग कर दी थी ताकि वो स्टेज पर फट जाए। रिहर्सल के दौरान राही ने वो कट देख लिया और बोली, माँ, ये देखिए, कोई चाहता है कि आप बीच में ही गिर जाएं। अनुपमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं डर गई तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा, और तुरंत ड्रेस सिलवा ली। स्टेज पर जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू हुई, वनराज दूर से बैठा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ा, अनुपमा के हर स्टेप ने दर्शकों का दिल जीत लिया और अंत में पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वनराज की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उसके मन में एक और खतरनाक प्लान बन चुका था। अनुपमा, ये जीत तेरी आखिरी होगी। उसकी जीत की खबर पूरे शहर में छा गई। मीडिया इंटरव्यू लेने लगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग अनुपमा विंस ट्रेंड करने लगा, लेकिन वनराज अपने कमरे में गुस्से से दीवार पर ग्लास फेंक रहा था। ये औरत जितनी बार गिरेगी उतनी बार उठ खड़ी होती है, लेकिन इस बार मैं इसकी पूरी दुनिया छीन लूंगा। तभी उसके फोन पर कॉल आया, साहब, जो फाइलें मंगवाई थी वो तैयार हैं, बस एक साइन बाकी है। वनराज के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। अब देखो कैसे मैं इसकी जिंदगी से छत भी छीन लेता हूँ। उधर अंश और राही ने माँ के लिए सेलिब्रेशन प्लान किया था। सब घर में इकट्ठा थे। केक कटने वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पोस्टमैन एक बड़ा लिफाफा देकर चला गया। अनुपमा ने लिफाफा खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आपके घर की रजिस्ट्री की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंश ने गुस्से से कहा, ये सिर्फ पापा कर सकते हैं। राही ने तुरंत वनराज के ऑफिस के बाहर जासूसी करने का प्लान बनाया। अगले दिन उसने अपने दोस्त की मदद से ऑफिस में चुपके से एंट्री ली और सुना कि वनराज वकील से कह रहा था, बस रजिस्ट्री ट्रांसफर हो जाए, फिर यह औरत सड़कों पर होगी और उसके बाद मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। राही ने ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बाहर निकलते ही किसी ने उसका बैग खींचकर मोबाइल छीन लिया और भीड़ में गायब हो गया। घर आकर उसने अंश को सब बताया। अंश ने कहा, अब हमें माँ को बताना पड़ेगा, लेकिन राही ने मना किया, नहीं, माँ को डराना नहीं है, हमें खुद ये खेल खेलना होगा। इसी बीच वनराज ने पाखी और तोशु को महंगी गाड़ियां और गिफ्ट्स देकर अपने पक्ष में कर लिया। पाखी ने हामी भर दी, लेकिन तोशु के मन में संदेह था। कहानी का मोड़ तब आया जब शादी के एक हफ्ते बाद अनुपमा को पुराने दोस्त का फोन आया। अनु, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। इल्जाम है कि तुमने डांस चैंपियनशिप में धोखाधड़ी की है। यह इल्जाम उसकी मेहनत और इज्जत दोनों को मिटा सकता था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी। कोर्ट की तारीख नजदीक थी। मीडिया, सोशल मीडिया और मोहल्ले में चर्चाएं थीं, अनुपमा बनाम वनराज। सुबह अनुपमा ने मंदिर में दिया जलाया, हे प्रभु, इस बार बस सच की जीत हो। उधर वनराज अपने ऑफिस में वकील के साथ बैठा था। तभी अंदर आई नंदिनी, जो कभी परिवार की करीबी थी और अब उसकी गुप्त पार्टनर। तो सब तैयार है? उसने पूछा। वनराज मुस्कुराया, बिल्कुल, तुम्हारे बिना ये प्लान पूरा नहीं होता। नंदिनी ने चैंपियनशिप की ज्यूरी में अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके फर्जी केस तैयार करवाया था। कोर्ट के दिन वनराज के वकील ने एडिटेड वीडियो पेश किया जिसमें दिखाया गया कि अनुपमा जज को लिफाफा दे रही है। जज ने कहा कि अनुपमा को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। बाहर अंश और राही को याद आया कि चैंपियनशिप के दिन बैकस्टेज कैमरा भी था। उन्होंने आयोजकों से फुटेज मंगवाई और घंटों खंगालने के बाद एक क्लिप मिली जिसमें साफ दिखा कि लिफाफा देने वाली महिला अनुपमा नहीं, बल्कि नंदिनी थी, जो अनुपमा जैसी साड़ी और हेयर स्टाइल में थी। लेकिन कोर्ट लौटते समय उनकी कार का ट्रक से टकराकर एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने कहा यह प्लान किया गया अटैक है। अनुपमा को खबर मिलते ही वो कोर्ट छोड़कर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने कहा राही खतरे से बाहर है, लेकिन अंश की हालत गंभीर है। वनराज ने नंदिनी से कहा, अब खेल खत्म, अनुपमा टूट चुकी है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राही पहले ही पुलिस को नंदिनी की करतूत का आधा सबूत दे चुकी थी। अब अनुपमा को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है, कोर्ट में बेगुनाही साबित करने की और अंश को बचाने की।
जबकि पुलिस धीरे धीरे वनराज और नंदिनी की साजिश का पर्दाफाश करने के करीब है। क्या अनुपमा इस बार भी सच की जीत दर्ज कर पाएगी या वनराज का जाल उसके जीवन की सबसे बड़ी हार में बदल जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।